नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनूप भाटिया टॉक शो पर। आप सब कहेंगे भाटिया जी बहुत समय बाद लाइव हुए हो। नेचुरली दोस्तों, आज जब मैं लाइव हुआ हूं तो मैं यहां पर आपसे इनकम टैक्स पे चर्चा करने नहीं आया। पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि शेयर मार्केट किस प्रकार धड़ाधड़ टूटता चला जा रहा है और शेयर मार्केट का इस प्रकार से गिरते जाना नेचुरली एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। तो दोस्तों, मुझे लगा, हालांकि मैं अपने आप को कतई शेयर मार्केट एक्सपर्ट क्लेम नहीं करता, ना मेरी इस तरीके की कोई अभी तक की प्रोफाइल रही है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आपके सामने लेकर के आ पाऊं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हम ये जाने कि हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है, नेचुरली कोई भी शेयर मार्केट आज की डेट में ग्लोबल क्लूज से अछूता नहीं है। तो ग्लोबल क्लूज भी क्या है, इंडियन क्लूज क्या है, उनका क्या एनालिसिस किया जा सकता है, बजट सिर पर खड़ा है, उस बजट का क्या यहाँ पर पर्सपेक्टिव देखा जा सकता है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको एक एक्सपर्ट शख्सियत से यहाँ रूबरू कराऊं। और दोस्तों, इसलिए मैं आज मेरे साथ लेकर के आया हूं, मेरे मित्र हैं संदीप जैन जी। संदीप जैन जी दोस्तों, इनका ट्विटर हैंडल इतना जबरदस्त है कि वहां लगभग 1,80,000 इनके फॉलोअर्स हैं। और पिछले 2-3 साल में मैं ये नहीं कहता कि मैंने इनकी हेल्प से बहुत सारे पैसे बना लिए, वो इनकी जिम्मेदारी है कैसे मेरे भी पैसे बनवा सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से मैं संदीप जी को ट्रैक कर रहा हूं सर, इन्होंने जो भी मार्केट के प्रति अपने प्रेडिक्शंस दिए हैं, शेयर्स के बारे में इन्होंने प्रेडिक्शंस दिए हैं, दे हैव बीन मोस्टली अप टू मार्क। सो दिस इज समथिंग रियली वेरी कमांडेबल टू हिम। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी लेवल तक एक्सपर्ट होने तक पहुंचता है तो उसके पीछे उसकी वर्षों की मेहनत होती है जिससे वो वहां तक आता है। तो दोस्तों, आपकी ओर से मैं आज यहां पर संदीप जैन जी को कुछ प्रश्न रखूंगा और वी विल सी कि इंडियन शेयर मार्केट्स में व्हाट नेक्स्ट लेवल होगा, उस पर संदीप जी का एज एन एक्सपर्ट क्या अपना टिप्पणी है। तो मैं अब आपके और उनके बीच में ज्यादा नहीं आते हुए सीधे संदीप जी को आपके सामने रूबरू लिए आता हूं। संदीप जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका अनूप भाटिया टॉक शो पर। थैंक यू सो मच अनूप जी फॉर सच अ लैविश इंट्रोडक्शन। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया एंड आई लव्ड इट। एंड अच्छा लगता, आप 2-3 सालों से हम लोग टच में हैं एंड अच्छा लगा कि आप मुझे ट्रैक करते हो, यू बीइंग अ रेप्यूटेड नेम इन द सीए सर्किट इन जयपुर। और मैं भी कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने फोन पे तो आपसे बात की है बट मिलना कम होता है। बट यस, आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे लगता है कि आपको शायद थोड़ा बहुत आपने मुझे देखा भी होगा, फॉलो भी किया होगा। जी बिजनेस पे आजकल मैं एक्सक्लूसिवली आता हूं और वैसे तो मैं 15 साल से आ रहा हूं, सारे चैनल्स पे आया हुआ हूं, बट रिसेंटली 2 सालों से एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस पे आते हैं और वहां पे एक एक्सक्लूसिव पैनल है, उसका मैं मेंबर हूं। और वहां पे जैन साहब के जेम्स एक सीरीज चलती है सुबह 9:30 बजे, वो लोग, उसमें मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से और शायद लकीली एक तो समय भी अच्छा था और जो भी स्टॉक्स हम बता रहे हैं वहां पे बहुत अच्छा रेशियो रहा और कई सारे स्टॉक्स उसमें से मल्टी बैगर्स भी बने हैं। और कुछ मार्केट्स को लेकर जो भी प्रेडिक्शंस रहती है, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा कंजर्वेटिव चलता हूं, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्रेडिक्ट ही नहीं करता। वेरी फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को ज्यादा प्रेडिक्ट करना और उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें माइक्रो लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना और वहां पे सिस्टमैटिकली कैसे हम रिसर्च कर सके, कैसे हम नंबर्स को एनालाइज करें, फंडामेंटल्स को भी देखें, साथ में टेक्निकल्स भी देखें और हम लोग क्लाइंट्स को इवन ऑप्शंस भी करवाते हैं। तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है, ट्रेड स्विफ्ट देखिए आपने, ट्रेड स्विफ्ट हम लोग 2003 से कार्यरत है और आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ ट्रेड स्विफ्ट। और हम लोगों ने पिछले इस 18-19 साल की जर्नी में हम लोगों ने कमोडिटीज, इक्विटीज, करेंसीज, इन सब पे काफी फोकस करते हुए एक होलिस्टिक ब्रोकिंग फॉर्म हम लोगों ने बनाई है। और हम लोग के यहाँ पे 15,000 रुपए के क्लाइंट या 500 रुपए के क्लाइंट भी आते हैं और आप अगर 10 करोड़ 20 करोड़ भी लगाने आते हैं तो हमारे पास हर लेवल पे सोल्यूशन है। सर्टेनली सोल्यूशंस के तरीके अलग होंगे और 500 रुपए का मैं ये बोल रहा हूँ कि SIP से शुरू करवाते हैं। सो वी ट्राई टू एनालाइज द क्लाइंट्स रिस्क प्रोफाइल। हम लोग हर क्लाइंट को पहले क्वेश्चनर एक तरीके से भरवाने की कोशिश करते हैं। 2 क्लाइंट भरता नहीं है, वो बात एक अलग है, बट फिर भी हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वी ट्राई टू gauge his risk profile and then accordingly we suggest them the solutions rather than a normal broking firm. We are a more solution based research oriented brokerage house जहां पे हम लोग छोटे क्लाइंट्स आते हैं तो वो लोग
मोबाइल ऐप से आते हैं, कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनको ट्रेडिंग आती है तो उनको एक अलग से डायट आईडी या सिंगल कोड आईडी दी जाती है, कुछ हमारे सब ब्रोकर्स के थ्रू आते हैं, कुछ हमारे HNI डेस्क पे आते हैं, कुछ हमारे प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप है, सो अलग इवन एल्गोज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वी प्रोवाइड। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी इसीलिए होता है कि जो लोग देख रहे हैं, हर टाइप के लोग अभी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आपका भी सब्सक्राइबर बेस काफी अच्छा है और आप तो इनकम टैक्स के लिए जाने जाते हैं, और कई बार मैंने आपसे इनकम टैक्स को लेकर शेयर मार्केट में कभी भी मुझे कंफ्यूजन होता है तो हमने आपसे भी राय ली है और बहुत हेल्प होता है उससे, क्योंकि कई बार हमारे क्लाइंट्स को हम लोग टैक्स एफिशिएंट वे में ट्रेडिंग करना भी सिखाते हैं। हम बोलते हैं कि आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट्स खुलवाइए, भले ही वो माइनर भी हो तो भी आप अकाउंट खोल सकते हो पैन कार्ड अप्लाई करके, और आईपीओ में अप्लाई कीजिए, OFS है, बायबैक है, सो देयर इज अ प्राइमरी वे ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मार्केट ऑल्सो। अननेसेसरीली एग्रेसिवली सेकेंडरी मार्केट में आके खूब ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। और मैंने एक बात कही थी, ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस। तो हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, टेक्निकली टाइम, एंड वी ट्राई टू ब्लेंड विद ऑप्शंस। तो जो HNIs आते हैं जिनका बड़ा मार्जिन होता है उनको हम लोग ये भी सॉल्यूशंस देते हैं। सो इस तरीके से कोशिश की है कि हम लोग एक रिसर्च फोकस्ड एक अप्रोच क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को, सब कुछ। बहुत बढ़िया संदीप जी, आई अप्रिशिएट दिस अप्रोच ऑफ योर्स के आपने यहाँ पर एक बात करी कि आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार मैं सुनता हूँ कि एक कोई पर्टिकुलर एडवाइजर हैं वो टेक्निकल से चलते हैं और कोई फंडामेंटल से चलते हैं। यू आर सेइंग दैट यू आर ब्लेंडिंग बोथ ऑफ देम, दैट्स गुड टू द इन्वेस्टर। और मुझे लगता है संदीप जी के क्योंकि जब आप और आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडशिफ्ट, ये दोनों टेक्निक्स को लेकर के चल रहा है, तो प्रोबेबली यू आर द राइट पर्सन टू कमेंट अपॉन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं संदीप जी, और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस पर मैं चाहूंगा कि जनता को आपकी ओपिनियन मिले। और मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर, मैं पहला क्वेश्चन संदीप जी आपकी परमिशन से रख रहा हूं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि इन दिनों जो तेज गिरावट आई है उसके रीजंस क्या हैं और इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर अ स्टीप फॉल व्हिच वी हैव सीन इन द रीसेंट फ्यू डेज, एंड व्हाट कुड बी द फ्यूचर इंपैक्ट्स ऑफ दिस इन योर ओपिनियन, प्लीज। ये सवाल बहुत पर्टिनेंट है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जी बिजनेस पे इसी के ऊपर ही एक चर्चा में भी था। और जनरली सब लोग काफी डरे हुए हैं मार्केट्स में, और रीजन भी है डरने का। देखिए, जब 2020 मार्च में जब सर्किट्स लगे, सेलर सर्किट्स, और कोरोना की वजह से माहौल खराब हुआ, 27 मार्च 28 मार्च को लगभग स्थिति ये क्लियर हो गई थी कि दुनिया पूरी लॉकडाउन में जाने वाली। और अप्रैल के महीने में और मार्च के लास्ट वीक में आप देखेंगे विक्स, जो कि जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से नापते हैं, तो वैसे विक्स है जिसको हम स्टॉक मार्केट के टेम्परेचर को आप इससे नापते हैं। जो 12, 13, 15, 16, 17 रहता था वो चला गया 86 तक। मतलब ऐसा टेम्परेचर हो गया जी, वो सेल्सियस की जगह पे फ़ारेनहाइट वाले लेवल पे चला गया। तो हम लोग उस टाइम पे लगने लगा कि ये समय ऐसा है कि जहां पे मार्केट से दूर रहना चाहिए। लोग बाग डरे हुए थे, लोग बाग बेच के भाग रहे हैं बाजार से। बट उस टाइम पे हमने हिम्मत करके जब 7,500 टू बी प्रिसाइज, आई थिंक 7,514 एक दिन निफ्टी आया, फिर उसके बाद इंट्राडे में बाउंस बैक करके 200-300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो उन लेवल्स पे क्या होता है, आपका टेक्निकल्स के स्किल्स भी काम आते हैं। फंडामेंटली तो ये होगा कि दुनिया बंद हो गई, खत्म हो गया, बट एक लेवल होता है जहां पे भाव अच्छे लगने लग जाते हैं। आपको अगर इन्फोसिस 500 रुपए में मिल जाए, जो आज 1800, 1900, 2000 के लगभग पहुंचता है, वो 500 रुपए में आपको मिल रहा है। इन्फोसिस जैसी कंपनी, और दुनिया देखिए बंद नहीं होने वाली थी, दुनिया लॉकडाउन में गई थी। और उस टाइम पे हमने ये देखा कि इस समय पे किन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो एक बहुत ही फेज्ड मैनर में और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिक्स करते हुए राय देना शुरू किया कि अभी देखिए आईटी चलेगा, लोग बाग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, आईटी पे ज्यादा फोकस आएगा, लोग बाग सेमिनार्स की जगह पे वेबिनार्स की बातें करने लग गए। फिर इतना अगर ये होता तो मेडिकेशन वाली चीज अच्छी चलेगी, तो बोला कि फार्मा स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। फिर लगा कि घर आदमी बैठे बैठे ज्यादा खाएगा या ज्यादा समय बिताएगा, तो खाने की डिमांड तो खत्म होनी नहीं है, तो हमने स्टेपल्स वाली, ये जो FMCG है, तो कंपल्सरी कंजम्पशन वाली आइटम्स वाली कंपनियों को ढूंढा। फिर लगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स का बिजनेस बहुत बढ़िया होने वाला है, तो हमने डायग्नोस्टिक सेंटर्स को
रिकमेंड करना शुरू किया। फिर लगा कि मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनी अच्छा करेगी, तो हमारे जयपुर की एक कंपनी है जो कि वैसे दिल्ली रजिस्टर्ड है बट प्लांट उनका जयपुर और प्रमोटर जयपुर से, सपोज पॉलीक्योर पॉलीमेडिक्योर की मैं बात करूं, वो 200-250 रुपए मिल रहा था और आज वो अच्छे खासे 4 फिगर्स में ट्रेड करता है। तो ऐसे आपको एक सेक्टर स्पेसिफिक और फेज्ड मैनर में आपको अप्रोच लेना पड़ता है और आपको धीरे धीरे, और मैंने जो बोला 7514 और फिर उसी दिन 7700-800 के लगभग बंद हुआ मार्केट, तो हमारे पास एक स्टॉप लॉस आ गया कि भाई जितना बुरा होना था। स्टॉक मार्केट की एक बहुत अच्छी बात या बुरी बात दोनों ही बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा जल्दी हर चीज को प्रीएम्प्ट करता है और यहाँ पे रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। जो चीज 2 साल बाद होने वाली होती है वो यहाँ आज होती है, बाद में वो 2 साल टाइम पास करता है। तो अब उस टाइम पे फिर यूएस आई, और यूएस ऐसी कंट्री है, उन्होंने ऐसी लिक्विडिटी पंपिंग की, मतलब जो आज तक हिस्टोरिकली हमने देखा नहीं, क्योंकि 2008 में उनको समझ में आ गया था कि भाई लिक्विडिटी पंप नहीं करते हैं तो लेमन ब्रदर्स से कितना बड़ा एक डेंट आ सकता है। फिर दुनिया भर का रिसेशन आया तो उन्होंने उसका तरीका यही अपनाया कि हमें लिक्विडिटी पंप करनी चाहिए। इतनी लिक्विडिटी दे दी वहां पे लोगों के बैंक अकाउंट में, जो लोग डिजर्व नहीं करते थे जो पैसा, उनको भी बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया। फिर जब इतनी लिक्विडिटी आती है तो वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में आती है, यूएस वाले तो कंज्यूम कर देते हैं, जो ऊपर का पैसा होता है वो सारा यूएस इकोनॉमी से इंडिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज में आया, और यहाँ पे जो क्वालिटी कंपनीज है उनमें फिर वो पैसा लगने लगा। फिर दूसरे जो एसेट क्लासेस है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सारे जो एसेट क्लासेस होते हैं वहां पे ये पहले पार्क होते हैं। तो इस तरीके से हर जगह तेजी आ गई, और आज मैं बोलूंगा कि दुनिया एक तरीके से, सपोज आप लद्दाख जाते हैं तो 11,000 फीट पे आपको ले एकदम प्लेन लेवल पे मिलता है एक बार, तो आपका अचानक से लेवल ऊपर हो गया। अब दुनिया का भी 20-25% से हर चीज महंगी हो गई है। आप देखेंगे हर चीज दुनिया की महंगी हो गई है, अजीब सी महंगाई हो गई है, और ये बहुत ही एक अजीब सा एक वो जो कई बार स्टेरॉइड्स देने के बाद जो बॉडी बिना बात का काम करती है, वैसी एक चीजें काम करने लग गई है। तो वैसा ही आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स को पूरा जीरो कर दिया, और मैं कहूंगा कि इस मद्दी का कारण तो है फेड। यूएस फेड ने एक्चुअली तेजी को फेडअप कर दिया, यही बोलूंगा मैं। और फेडअप इसलिए हुआ, भाई ये भी होना ही था, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे वो भी नहीं ला सकते हैं। तो फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, और ये थर्ड वेव आई तो पेंडेमिक के जगह पे वो एंडेमिक जैसे हो रखी है। तो इससे ये हो गया कि अब वो लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी कम करेंगे, टैपर टेंट्रम शुरू हो गया। तो उससे धीरे धीरे, पिछली बार क्या किया इन्होंने, गलती की, एक साथ इन्होंने अपनी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम या लिक्विडिटी इंफ्यूज करने का काम एक साथ बंद किया, तो मार्केट्स बहुत जोर से क्रैश किए। उस गलती को नहीं दोहराते हुए इस बार इन्होंने बहुत ही फेज मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करते कि मार्केट्स धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करे और मार्केट्स धीरे धीरे उसको डिस्काउंट करे। तो वैसा ही कुछ अब हो रहा है। हम 18,600 पे गए, हमारे यहाँ तो फिर भी 16,300-500 जो 200 डेमा है उसको सपोर्ट और रेस्पेक्ट दिया मार्केट ने। यूएस में जो वहां का 200 डेमा उसको रेस्पेक्ट ही नहीं दिया, एक साथ क्रैश होकर नीचे चला गया। अगर वैसा ही क्रैश यहाँ था तो यहाँ पे 15,500 16,000 के लेवल्स पे निफ्टी आ जाती। मैं निफ्टी से ज्यादा बात करता हूँ, हालांकि लोग बाग सेंसेक्स से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, बट समाव हम लोग अब दिन भर निफ्टी को इसलिए ट्रैक करते हैं कि उसमें फ्यूचर्स है। और मैं उस टाइम पे जो आपको बोल रहा था 7514, हम लोग उस टाइम पे फिर वो डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देखते थे। फिर हमने देखना शुरू किया वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, उसके भी सारे लेवल्स के नीचे आ गया। फिर देखना शुरू किया मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जो मेमा, और वो मेमा 100 मेमा पे जाके वो सपोर्ट ले लिया, 100 मंथ्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको एक, देखिए मार्केट में कुछ रीजनिंग करनी पड़ती है, कुछ आपको हंचेस यूज करने पड़ते हैं। देखिए बोलने तो आएगा नहीं भगवान की ये बॉटम हो गया बेटा, यहां से आज खरीदना शुरू कर दो तुमको तेजी मिल जाएगी। तो हमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के साथ काम करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि हाँ ये अब स्टॉप लॉस आ गया, 7514 के नीचे जाएगा तो फिर बेच देंगे, बट अब हम 7514 को स्टॉप लॉस बनाते हुए फिर 8,000 को बनाए, फिर वो धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाते हैं। फिर 8,000 से 8,500 हुआ, फिर 8,800 हुआ। फिर हम जी बिजनेस पे भी देखिए, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर है मिस्टर अनिल सिंह भी, इन्होंने लेना नहीं है, लेना नहीं है, बेचना है, बेच के निकल जाइए, एक बहुत बड़ा नारा उन्होंने लगाया, और उससे जो हमारे चैनल को और हमारे पैनल को गजब की एक क्रेडिबिलिटी पूरी मिल गई। और फिर वापस से जब लेने की बात आई तो हमने स्टैगर्ड वे में लोगों को वापस से बाइंग करवाई। तो ये मेरा जो अप्रोच मैंने बताया, इस तरीके से हम लोग मार्केट्स को अप्रोच करते हैं। वी डोंट वांट टू बी 100% राइट एंड वी डोंट वांट टू बी 100% रॉन्ग। तो वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के साथ। और रीजन सब मैं अगर मैं इन्हीं रीजन इन्फ्लेशन एक रीजन है,
आई थिंक मैं थोड़ा आप सा बोलिए। भावुक होकर मैं ज्यादा आंसर को लंबा कर गया, बट देन नहीं, मैं इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहा था, वो लोग वहां पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर इन्फ्लेशन, जो कि यूएस में आज 40-50 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे इन्फ्लेशन है, जो इंडिया जैसी कंट्री में 6-7% होता तो सरकार चिंतित हो जाती है, वहां पे आज 6-7% हो गए। फिर रशिया यूक्रेन वाला जो इश्यू था, और फिर जो यूएस के प्रेसिडेंट ने धमकी दी है रशिया के प्रेसिडेंट को, यू विल रिपेंट इट इफ यू डू इट, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखिए किस तरीके से मतलब वो हो रहा है, एक टाइम पे -$38 नेगेटिव जाके अप्रैल की 20 तारीख 2020 की बात है, और वहां से अब आज $90 तक पहुंच गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंडियन मार्केट्स अभी भी काफी रेजिलियंट है। रिजल्ट्स हमारे लार्ज कैप्स के बहुत अच्छे आए हैं, और बट एक लास्ट कॉशन है, लाइन ये है कि इजी मनी हम मार्केट्स में नहीं रहे। इतने दिन जो एक्सुबरेंस के साथ हम लिवरेज पोजीशन के साथ मार्केट में खूब जो धूम धड़ाके से काम कर रहे थे, अब वो समय गया, अब लोगों को संभल के काम करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट जहां अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स जहां अच्छे हैं, सेक्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं बहुत, अब रिसर्च की असली पूछ और बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया संदीप जी, आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया कि वन, व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्रेजेंट फॉल, के मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल क्यूज। यू ऑल्सो कमेंटेड अपॉन कि ठीक है इंडियन शेयर मार्केट इस कंपैरिजन में किधर खड़ा है, और यहां से आगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को चलना है, तो एक बहुत बढ़िया मैसेज मैं आपसे ले पाया हूं कि इट इज नॉट एन इजी मार्केट दैट वे कि आप बस मनी को यहाँ थ्रो करते जाइए। You have to be choosy in terms of which stock you are preferring to, who is performing, and accordingly you have to think about your strategy. So it's a good suggestion from your side, sir. And मैं naturally इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा संदीप जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, हालांकि कुछ हद तक आपके पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी ये था, क्या भारतीय रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये गिरावट अच्छी है? क्या अगर मैं इसे टेम्पररी गिरावट मान लूं संदीप जी, कि यहां तक की जो एक गिरावट होनी थी, क्योंकि आज भी मार्केट कुछ संभल के वापस रिकवरी कर गया, तो क्या ये प्रेजेंट जो गिरावट हुई है वो हमारे लिए अच्छी है या खराब है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, द एलिफेंट इन द रूम इज नाउ बजट। बजट के पहले कोई भी प्रेडिक्शन देना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक चीज कि हमारे रीजंस थे वो इंपोर्टेड रीजंस ज्यादा थे, बाहर वाले जो ग्लोबल क्यूज थे वो काफी नेगेटिव थे, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा करेक्ट किए। और अब बजट है सामने, तो हो सकता है कि हम इसलिए कम भी करेक्ट किए हों। उनके मुकाबले हमने कम करेक्ट इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं एक तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट आईएमएफ ने भी बहुत अच्छी दी है, और कुछ हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं, भले वो टैक्स के नंबर्स हो, आप तो टैक्सेशन से हो, तो एडवांस टैक्स के नंबर्स हो या इनकम टैक्स के नंबर्स हो, वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। जीएसटी के नंबर्स है, और भी कई पैमानों में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि हमारी थोड़ी स्लो रही हो, बट सामने बजट है। अब अंटिल अनलेस बजट में कोई बहुत ही खराब चीज स्टॉक मार्केट के लिए अनाउंस नहीं होती है, तो हम बच जाएंगे। बाकी एक नॉर्मल बजट आएगा तो हो सकता है कि टूट भी सकते हैं मार्केट में। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही मैम हटा दें, मैडम अगर हटा देती है तो हो सकता है कि मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ जाए, जो बहुत अनलाइकली लगता है। और कहीं ना कहीं अगर कर दे कि भाई हम चलो इसको इक्वलाइज कर देते हैं रियल एस्टेट वालों के साथ, तो बहुत जोर से मार्केट गिरेगा। हमें याद है 2018 में क्या हुआ था। सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। और आजकल जीएसटी रिलेटेड तो देखिए बजट में कुछ विशेष आता नहीं है। दूसरा जो इनकम टैक्स रिलेटेड हो सकता है कि हाउसिंग सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी चीज आ जाए, वहां पे जो 80C में जो बेनिफिट्स है होम लोन्स को लेकर उनको बढ़िया कर दे, क्योंकि होम इंप्रूवमेंट पे लोगों का बहुत ज्यादा फोकस है अभी। और रियल एस्टेट को अगर बूस्ट करना है जिससे 700 करीब सेक्टर्स कनेक्टेड रहते हैं, तो रियल एस्टेट कैन बी वन थिंग। फिर ऑटो पे काफी फोकस करने की कोशिश करेंगी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये भी देखेगा कि मेक इन इंडिया को लेकर क्या पॉलिसीज आ रही हैं, या फिर आपके एग्रीकल्चरल जीडीपी, जो कि पिछले कोरोना काल में भारत, मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिया की जगह पे हमें भारत को देखना चाहिए, मैं रूरल इंडिया को भारत के नाम से बोलता हूं, तो वहां पे एक बहुत अच्छा कंजम्पशन का और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। और एग्रीकल्चरल जीडीपी का प्रोपोर्शन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो हम एक सर्विसेज हब या बैक ऑफिस बने हुए थे वर्ल्ड के, अब हम लोग कहीं ना कहीं सरकार मेक इन इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस, और दूसरा एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस, इनके ऊपर जरूर से बहुत बड़ा फोकस देने वाली है। बाकी और देखते हैं कैसे फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स आते हैं, कैसे उनका डिसइन्वेस्टमेंट्स को थ्रू वो लोग क्या करते हैं। बट ये जरूर है
कि मोनेटाइजेशन और ये सब कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे, और सरकार को अब स्टिक करना टाइम पे, टाइमलाइंस पे कहीं ना कहीं जो पिछली बार अनाउंस हुए उस हिसाब से कई चीजें स्टिक नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि इस बार वो लोग उस चीज पे भी फोकस करेंगे। वेरी नाइस। तो संदीप जी, और मैं ये रिटेल समझूं इन्वेस्टर्स का अब अगेन हाँ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की आपने बात कही, मैं यही कहूंगा कि उनको क्वालिटी के साथ रहना है, उनको लाइट रहना चाहिए बजट के पहले, और कुछ कैश पे बैठा हुआ होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बजट अनाउंस हुआ और 10% 20% हर चीज बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पहले लार्ज कैप्स चलते हैं, फिर लार्जर मिड कैप्स चलते हैं, फिर स्मॉल कैप्स चलते हैं, और हम लोग तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो जनरली 1-2 दिन लगाते हैं रिएक्ट करने में। तो आइडियाज मिलेंगी और फाइनल पॉइंट्स को पढ़ के फिर समझदारी से भले 5% महंगा खरीदे, मगर सब सूझबूझ के साथ देख के खरीदना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि लाइट तो काफी हो ही गए होंगे, जब इतना लॉस लगता है, एम लॉस तो लोग बाग खुद ही लाइट हो चुके होते हैं। और कोशिश करें कि लाइट रहें और बजट को सुने अच्छे से, बजट में कोई अच्छे प्रावधान आ जाए जो मार्केट्स के लिए अच्छे रहेंगे, तो फिर मौका मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दिन में मतलब बायर सर्किट लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वेरी नाइस। बहुत अच्छी एडवाइस है संदीप जी आपकी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स आर मोस्टली दे आर ड्रिवन बाय विम्स एंड फैंसीज के किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। और आपने बहुत बढ़िया बात यहाँ पर करी कि अभी लाइट रहना है। ये नहीं है कि बजट से पहले हम भी इस बाइंग की लाइन में दोबारा लग जाए एकदम से कि अब तो मार्केट गिर गया अब चढ़ेगा। नो, वन हैज टू बी कॉशियस ऑन द बजट, एंड आफ्टर बजट यू शुड टेक योर नेक्स्ट स्टेप। एम आई राइट संदीप जी? राइट। अभी भी देखिए, मैं अगर टेक्निकली बात करूं, 17,150 के लगभग जो निफ्टी बंद हुआ है, 17,000 17,200 का रेंज है अभी जो चल रहा है। आप नीचे अभी भी 16,300-400 का घर है, तो 800 पॉइंट में हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो नोवाइसेस होते हैं, जो एमेच्योर इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग बहुत बड़ा पैसा खो देते हैं। तो इसीलिए हमें हो सकता है कि 16,300-500 के लेवल मिल जाए, खराब बजट आए और तब तक ग्लोबल क्यूज भी बेहतर हो जाए। आज जैसे दोपहर तक रशिया यूक्रेन वाली चीजों में कुछ पॉजिटिविटी आने लगी थी, हो सकता है कि यूएस कुछ करे कि भाई इस तरीके से इतना बड़ा रिएक्शन मार्केट ने दिया, तो कुछ वो लोग, क्योंकि आजकल सारे सेंट्रल बैंक्स एक तरीके से ये तो समझ गए कि हम लोगों को ही संभालना है मार्केट्स को, और वो लोग कहीं ना कहीं मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज लाने में आजकल बहुत विश्वास करने लग गए। आजकल वो लोग एंटी मार्केट्स नहीं होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट कि सेंटिमेंट्स को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे कई चीजें कोरोना की वजह से बहुत खराब हुई है। तो एटलीस्ट सेंटिमेंट्स तो सही रहे, साइकोलॉजिकली लोग स्ट्रांग रहे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। संदीप जी, हालांकि मेरे शायद इस क्वेश्चन का भी आप पार्शली आंसर दे चुके हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने इसे शामिल किया था, कि क्या आप आज की परिस्थिति में बाइंग की सलाह देंगे, और यदि हाँ तो कौन से सेक्टर के शेयर्स? बिकॉज जनता का हमेशा ध्यान शेयर स्पेसिफिक होता है। मैं आपसे शेयर स्पेसिफिक की जगह सेक्टर स्पेसिफिक शेयर्स पर अभी भी पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स अभी भी बचे हैं आपके ओपिनियन में जिनमें तेजी आना एक्सपेक्टेड है, या जो वैल्यू बाइंग हो सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए? आपने ये जो वैल्यू बाइंग वर्ड बोला ना, ये बहुत अच्छा वर्ड आपने बोला। देखिए, अभी एक जो अभी इन दिनों में आपने देखा जो न्यू एज कंपनीज आई, जहां पे वैल्यू तो कोई चीज ही नहीं है, वो कब प्रॉफिट्स में आएंगे वो भी नहीं पता। आपने अगर नायका का नाम सुना, नायका का आपने सुना होगा, उनके अगर प्रोस्पेक्टस में पढ़ा होगा, टॉप उन्होंने बोला कि हम 2042 में जाके प्रॉफिट में आएंगे। अब 20 साल तक तो इन्वेस्टेड ही नहीं रहते आदमी, और वो तब प्रॉफिट में आएंगे, और आज ही उनको सारी मार्केट कैप मिल गई। बड़ी बड़ी पुरानी एज ओल्ड कंपनीज जो कि आज इतने सालों से लगी पड़ी है, बिरलास और टाटा जैसे लोग, और उनको वैल्यूएशंस नहीं मिलती है। तो देखिए, ये सब बहुत अजीब टाइप की ये चीजें हो रही हैं। तो मैं तो हमेशा, अगर जैन साहब के जेम्स को आप उठा के देखेंगे, मैंने कम से कम 500 दे दिए होंगे, और 500 स्टॉक्स में से मैं वैल्यू पे, पी मल्टीपल्स पे, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, डेट इक्विटी रेशियो पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। प्रोमोटर की क्वालिटी तो प्राइम है, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं वहां गलत नहीं पढ़ा, मैं गलत पढ़ा हूं। लक्स इंडस्ट्रीज है जैसे, मैं वहां गलत पढ़ गया। मैं भी कई बार क्या होता है, हम लोग गलत डॉलर इंडस्ट्री दिया वो चल गया, रूपा दिया वो चल गया, जॉकी चल ही रहा आपका पेज इंडस्ट्रीज, तो व्हाई नॉट लक्स दे। लक्स क्योंकि फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग था, टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल पे था, तो अपन ने वो रेकमेंड किया। बट बाद में सुनने में आया कि उनके इनसाइडर ट्रेडिंग में प्रोमोटर्स को बैन कर दिया गया, उसकी वजह से टूटा भी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से अगर वो टूट गया और वो कंपनी खत्म हो गई, लक्स का सामान बिकना बंद नहीं होगा, वो बिकेगा, लक्स कूल और ये जो भी है। तो ओवरऑल हमें देखना कि एज ओल्ड कंपनीज पे फोकस करे रादर देन न्यू एज कंपनीज। मैं अभी न्यू एज कंपनीज के जगह पे एज ओल्ड की एक थीम चला रहा हूं। मैं जैन साहब के जेम्स में रोज पुराने स्टॉक्स लाता हूं। कल मैं
जैसे टीम प्लेट इंडिया दिया जो 1920 से कार्यरत है, फैंटास्टिक नंबर्स, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स, 1300 करोड़ की कंपनी, 300 करोड़ का पैट, ऐसी कंपनियां मिल रही है हमें टाटा ग्रुप की। और जो टीन पैकेजिंग है, एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग, आप कोई भी जगह टीन का कुछ भी देखेंगे तो आप समझ लीजिए टीन प्लेट है, इतना बड़ा मार्केट शेयर है। आज मैंने टाटा कॉफी दिया, अगेन अ वेरी ओल्ड कंपनी, वर्ल्ड लेवल की कंपनी, 4000 करोड़ की मिल रही है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें वैल्यू बाइंग करनी है। आपने बहुत राइट वर्ड बोला, अननेसेसरली एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस वाले स्टॉक को अब नहीं लेना है। जब मार्केट चल रहा होता है, लिक्विडिटी आ रही होती है, स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, तो हर चीज चलती है। बट जब आपका मार्केट टूट रहा होता है तो हमें यह देखना है, शेयर्स तो सब टूटेंगे, तूफान आएगा तो सबके हवा लगेगी, सबके तकलीफ होगी, बट ये देखना कि कौन कहां जाके छुप सकता है। तो ये जो स्टॉक्स है, वैल्यू वाले स्टॉक्स, ये छुपने की इनको जगह मिलेगी, इनके ऊपर फिर भी छत रहेगी, उनमें तो छत उड़ जाएगी ऊपर से। तो आई एम वेरी वेरी स्केप्टिक एंड वेरी वेरी स्केर्ड। मैं उन स्टॉक्स को रेकमेंड किया, मैं बात भी नहीं करता। मैंने इस बार मेरे से जहां पे भी पोल हुआ, सर्वे हुआ ये न्यू ईयर के ऊपर, लोग पूछते हैं सर कौन से सेक्टर पे आप नेगेटिव हो, मैं सारे सेक्टर पे पॉजिटिव हूं। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो खराब है इंडिया में। एक सेक्टर खराब है, वो न्यू एज कंपनीज वाला सेक्टर, जहां पे ये पी फंड आते हैं, जिनको हम लोग वल्चर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वो लोग आते हैं, फंड लगाते हैं, और उनका सबसे पहला कंडीशन क्या रहता है कि 3 साल 5 साल में हमारे को एग्जिट कैसे मिलेगी। और ये जो कंपनियां हैं जो उनके बोझ तले दबे हुए रहते हैं कि उन्होंने लॉस के टाइम पे इनको सप्लाई दे के पंपिंग की है और इतने वैल्यूएशन पे ले जाते हैं, तो वो लोग उस टाइम पे पब्लिक को माल दे दिए। अब वो दे दिए तो वहां से अच्छा खासा टूट रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से वो कंपनियां। सो वी हैव टू फोकस ऑन गुड स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स। सेक्टर्स सारे अच्छे लगते हैं, बट फिर भी आपने पूछा तो मैं आपको 2-4 सेक्टर्स जो बहुत बढ़िया जो मुझे लगते हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। मुझे टेक्सटाइल्स बहुत बढ़िया लगता है। सरकार जो चाइना प्लस 1 का बेनिफिट पूरा लेने की कोशिश कर रही है, टेक्सटाइल स्टॉक्स में बहुत अच्छी हो गई है अभी बैलेंस शीट्स। पहले जो डेट इक्विटी रेशियोज वहां पे बहुत ज्यादा हेवी हुआ करते थे, वो काफी कम हुए हैं, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, और बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है इकोनॉमी का, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो सरकार भी टेक्सटाइल्स के ऊपर बहुत सॉफ्ट ला रही है, बहुत पीएलआईज वगैरह अनाउंस किए हैं। शुगर स्टॉक्स, इथेनॉल की स्टोरी बहुत बड़ी है, वहां पे भी बैलेंस शीट्स बहुत खराब हुआ करती थी, अब सब के सब वो ठीक हो गई हैं, काफी उन्होंने पैसा कमाया, और सरकार को समझ में आ गया कि इन सेक्टर्स को, पॉलिटिकल कमोडिटी है शुगर, बट कंपनीज को कहीं ना कहीं फायदा हमेशा पहुंचाया। और अब इथेनॉल एक स्ट्रक्चरल चेंज है इस पूरे गेम में, और इथेनॉल इसलिए चलेगा कि जब क्रूड ऑयल बहुत तेज होता है तो इथेनॉल ऑटोमेटिकली वो भी साथ साथ को प्राइस्ड होता है, मतलब को रिलेटेड होता है। और दूसरा इथेनॉल का एक और चीज है, परसेंटेज ऑफ जो मिक्सिंग है वो बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक्स, टेक्सटाइल्स, ईवीज, चारों तरफ ईवी हो रहा है। बट मैं ईवी व्हीकल का तो मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होगी, वो भले वो मारुति हो या टाटा मोटर्स हो या टेस्ला ऑफ द वर्ल्ड हो, बट मुझे ये पता है कि जो बैटरी बनाती है उन कंपनियों पे फोकस करें। जैसे मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया लगती है, जो पावर सेक्टर वाली कंपनियां, क्योंकि ईवी होगी तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि पावर स्टॉक्स, इवन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज फॉर दैट मैटर, एक ईवी रिलेटेड स्टोरी बन सकती है। एक छोटी छोटी कंपनियां, पैनासोनिक एनर्जी जो माइक्रो कैप है, जिनकी पेरेंट कंपनी वर्ल्ड की टॉप ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में आती है, और टेस्ला ने उनके साथ टाई अप किया, मगर इंडिया में उसको कोई भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि वो छोटी कंपनी है। क्योंकि जापान वाले जो प्रमोटर्स होते हैं वो लोग कंजर्वेटिव और बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, वो लोग अननेसेसरली वो स्पीड नहीं देते हैं। फिर मुझे एग्री इनपुट्स, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फर्टिलाइजर्स में ऑलरेडी काफी स्कैर्सिटी है, और एग्री इनपुट्स पे बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस हर बार रहती है, और हर बजट के पहले इसमें काफी वो आता है। और फिर मुझे लगता है वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनियां जैसे कि आयन एक्सचेंज है या और भी कई कंपनियां हैं, तो वहां पे कुछ फोकस रहेगा। फिर रियलिटी स्टॉक्स, जो रियल एस्टेट है, ओवरऑल रियल एस्टेट इज एन एसेट क्लास, वहां पे मुझे तेजी लगती है। मुझे वहां पे मैं आरईआईटीज को काफी प्रमोट करता हूं आजकल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वर्ल्ड ओवर तो गजब का ये इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया में भी आज मेरी शाम को बात हो रही थी कोई बहुत बड़े वेल्थ मैनेजर से, बोले कि इतनी जबरदस्त तरीके से हमने कॉर्पोरेट्स को आरईआईटीज और इन्विट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो टोल रोड वाली जो, या हाँ, इनको हम लोग पुश करते हैं और लोग ले रहे हैं कि 8 से 10% के रिटर्न्स निकल जाते हैं आराम से, तो एफडी वगैरह को भी बीट करता है, एंड दे आर वेरी वेल रेगुलेटेड। मतलब सेबी, वी मस्ट सैल्यूट टू आवर रेगुलेटर कि उन्होंने चीजें इतनी सिस्टमैटिक कर दी है कि अब एक जो फाइनेंशियलाइजेशन का जो एक थीम चल रहा है अभी, जो एरा चल रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कल्चर में जो आ रहे हैं, पहले जो टिपिकली रियल एस्टेट और गोल्ड में जो इन्वेस्ट करते थे, या ज्यादा से ज्यादा पेपर हो तो एफडी में करते थे, एनएससी खरीद लिया, अब लोग बाग शेयर्स की तरफ, ईटीएफ्स की तरफ, आरईआईटीज की तरफ, इन्विट्स की तरफ आ रहे हैं।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियलाइजेशन एज अ थीम विल रियली डू वेल। जैसे एक्सचेंजेस है, एक्सचेंज इकोसिस्टम लाइक एमसीएक्स, आईईएक्स, फिर आपके एनएससी आने वाला है, बीएससी ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, सीडीएसएल, मेरे को लोग सीडीएसएल मैन के नाम पे जानते हैं क्योंकि मैंने उस स्टॉक को 190 रुपए पे रेकमेंड किया हुआ नवंबर 2019 में, और आज आपके सामने भाव है, और अभी भी मुझे बहुत सस्ता लगता है। मुझे लगता है अभी भी कुछ नहीं हुआ। जब आपकी अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला, करोड़ों 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 मुझे लगता है कि अकाउंट्स खुलेंगे और वहां पे मुझे बहुत स्कोप लगता है। सो ओवरऑल ये सारी थीम्स है, ऑटो इंसुलरी भी है, वहां पे भी फोकस कर सकते हैं। एंड बाकी जो आईटी है, फार्मा, एफएमसीजी में आईटी रियली लुक्स गुड। थोड़ा बहुत अभी करेक्शन जरूर आया क्योंकि नैस्डैक में करेक्शन ज्यादा हैवी था, और इंडियन आईटी स्टॉक्स नैस्डैक से ज्यादा कनेक्टेड है। इंडिया का भी जो इंडेक्स है, चूंकि आईटी स्टॉक्स हैवी है उसमें इंडेक्स में, तो कई बार नैस्डैक से ज्यादा कोरिलेटेड हो जाते हैं। बट अब लगता है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो बहुत बढ़िया करने वाले हैं। और फिर जो अभी आईएलएफएस की जो न्यूज थी, या फिर आपके जो एयर इंडिया वाली जो आज न्यूज है, इन सब से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो फायदा पहुंचने वाला है, तो ये बहुत बड़ा फायदा। और आज देखिए ऐसे खराब मार्केट्स में भी पीएनबी है या बीओबी है, एसबीआई, ये सब ने आउट परफॉर्म किया है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में भी फोकस करना चाहिए। सो ये सारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी इन पे ज्यादा हम लोग फोकस। वेरी नाइस संदीप जी, आप ज्ञान का भंडार हैं इस विषय पर तो, और आई कैन अप्रिशिएट कि आपने मतलब कितने अच्छे से लोगों को सेक्टर के बारे में भी बताया। आपने एक प्रोफाइल भी रखा कि साहब आप इंडियन इकोनॉमी को अभी अंडरमाइन नहीं करिए, इतना ओवरमाइन भी मत करिए कि आप कोई भी चीज बाय करके चलेंगे। और जो ओल्ड एज टेक्निक है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहां से अगर हम किसी चीज को पिक करते हैं रादर देन मेयरली कहीं पर पंपिंग शो हो गया और एकदम से वैल्यू बढ़ा के ले गए, और कल किसी इन्वेस्टर के पैसे को कितनी चपत लगती है सर। मैं भी समझता हूँ संदीप जी, जब हार्ड अर्न मनी किसी की उड़ती है तो ऐसा किसी के पैसे को चपत लगते देखना बड़ा दुख का समय होता है कि वो कहता है भाई साहब आप भी सीए है, तो आपको पता है कि जब टैक्स क्लाइंट देता तो आपको खुशी होती है कि हाँ मेरा क्लाइंट टैक्स ज्यादा भर रहा है, तो इसका मतलब पैसा कमा रहा है। और जिस फाइल में टैक्स ही नहीं बने तो दुख तो लगता ही है, बिल्कुल। हमें भी नहीं देगा। नहीं, वो तो आप लोग की तो देखिए हमेशा वो रहता ही है रोल, एक बहुत प्रोएक्टिव रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एजुकेट भी कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल को देखा भी है, और हमारे ऑफिस में भी कई लोग आपके चैनल को बहुत अप्रिशिएट किया कि सर हमारे को कोई कंफ्यूजन होता तो हम भाटिया जी का चैनल देख लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन और संदीप जी, अगर आपके पास समय हो तो मैं लेना चाहूंगा, और अगर आप बिजी हैं तो मैं फिर किसी और नहीं, समय तो देखिए मेरे को, मुझे लगा था कि अपन 10-20 मिनट में खत्म करेंगे, 10-15 मिनट, बट आपके साथ इतना मजा आ रहा है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मुझे पान खाने जाना था, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वाह सर, पान इकट्ठे चलेंगे अपन। एक क्वेश्चन जो मैं लेना चाहता हूँ संदीप जी, क्योंकि क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट की टेक्निक है ना, इसको समझना एक टाइम टेस्टेड चीज बनती जा रही है। लोग हालांकि बहुत तेजी से कोरोना काल में उतरे, शेयर मार्केट में उतरे, और मैं भी जब लोगों को देखता हूं या उनसे बात होती है, दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि मैं आपसे सीधे पूछूं कि आपकी ओपिनियन में रिटेल इन्वेस्टर को सीधे शेयर मार्केट में शेयर खरीदने चाहिए या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए? विच इज अ बेटर टेक्निक इन योर ओपिनियन? आई वुड लाइक टू टेक योर प्रीशियस व्यूज ऑन दैट। यस, देखिए मैंने जब शुरुआत में बात की थी, मैंने रिस्क प्रोफाइलिंग की जब बात की थी, और रिस्क प्रोफाइलिंग हमने एक क्वेश्चनर बना रखा है, उसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि लाइफ में आपने आपकी रिस्क को कैसे मैनेज किया। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज तो ले रखी है ना। हम पूछते हैं कि भाई आप अगर पैसा कमा रहे हो, सबसे पहले तो आप अपना टर्म प्लान पे जरूर से पैसा खर्च कीजिएगा। फिर हम बोलते हैं आप हेवीली हेल्थ इंश्योर्ड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज ले। ये दो हो गई। फिर तीसरे हम बोलते हैं कि आपने एक्सीडेंटल प्लान ले रखा है, नहीं ले रखा तो प्लीज उसको ले लीजिए। ये 3 चीज हो गई, तो आप एक तरीके से रिस्क कवर्ड हो गए लाइफ में। फिर बाद में पूछते कि आपने पैसा कमाया, आप आ गए जैन साहब के पास, कोई बात नहीं है, हम आपका अकाउंट भी खोलेंगे। फिर हम पूछते हैं आपका एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में क्या एक्सपोजर है। वो बोलेगा सर मेरा तो एक्सपोजर ही नहीं है। बोले सबसे पहले वो कीजिए, फिर आपके पास पैसे बच जाए तो फिर हमारे जैसों से बात कीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक तो जनरली में 10 लाख से नीचे अगर किसी का, मतलब ये बुरा मानने की बात नहीं है, 10 लाख से नीचे का अगर किसी का मिनिमम किटी है तो नहीं आना चाहिए इस मार्केट में। हम लोग बोलते हैं कि 10 लाख रुपए एक ऐसा है कि आप अगर 20%, 25%, 10 लाख पे कमाते हो तो 2-3 लाख रुपए होते हैं,
और कोई भी आदमी अगर जॉब भी करता है तो आजकल 25-30 हजार 50,000 का पगार वाला जॉब होता ही है। तो आप अगर यहाँ दिमाग लगाओगे डायरेक्टली इक्विटीज में तो ये आपका व्यापार बन जाता है और आपका 3:30 बजे तक का फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाता है। तो लोग फिर अपने करियर पे फोकस नहीं करते हुए यहाँ पे दिमाग लगाने लग जाते हैं। और आप करियर पे फोकस करेंगे तो वहां पे 20% इंक्रीमेंट मिलता, तो यहां से जो कमाने वाले थे वो वहां कमा लोगे। सो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ये रहता है कि आपके बिजनेस में आपका फोकस कितना है। मैं आज, आप बुरा मत मानिएगा, कई सीएज हैं, कई कंपनी सेक्रेटरीज हैं, मैं बोलता हूं कि फुल टाइम वो लोग 3:30 तक बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लगे हुए, और सीएज लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा मार्केट्स की तरफ आकर्षित हो रखा है। ये मैंने सीए इंस्टीट्यूट में भी जाके, मैं काफी सारे नॉर्दर्न रीजन या सेंट्रल रीजन, कैलकाटा, सब में जाके मैंने बात की भी है कि दो सीएज आर वेरी ब्रिलियंट, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्टिव रोल ज्यादा प्ले कर रहे हैं हम लोग, प्रोएक्टिवली नहीं रोल प्ले कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अननेसेसरली मार्केट्स पे फोकस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें नंबर समझ में आता है, हम ज्यादा देख रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 10 लाख का नीचे का किटी हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में आइए, और एसआईपी जो है, कम से कम आपकी जो इनकम है उसका 30-40% तो एसआईपी में जाना ही जाना चाहिए। उसके बाद भी भगवान ने आपको खूब पैसा दिया और आपके पास खूब कैपिटल है, तो आप फिर उसके बाद आप ईटीएफ्स में डाल सकते हैं पैसा। ईटीएफ एक सस्ता वे है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। अभी आज आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, मीडिया में था, 50% ऑफ द स्टॉक्स कुड नॉट बीट द इंडेक्स, और आप 80% ऑफ द फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड कैनॉट बीट द इंडेक्स, कैनॉट आउट परफॉर्म द इंडाइसेस, जिससे वो लोग मैच करते हैं, जिससे उनकी बेंचमार्किंग होती है। एंड 80% ऑफ द टाइम्स, मतलब इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो निफ्टी है वो ऑटोमेटिकली वहां पे टॉप 50 कंपनीज आती है इकोनॉमी की, कई निकल जाती है, कई आती है, कई घुसती है। 7-8 कंपनियां रहेगी जब निफ्टी शुरू हुआ था, वहां से लेकर आज तक, बाकी सब वीड आउट होती रहती है, खराब निकलती है, अच्छी घुसती। तो इस तरीके से आप अगर ब्रेनलेस नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट करना तो वो निफ्टी ईटीएफ है। मगर मतलब मैं बोलता हूं हमारे लिए भी, वो मेरे जैसे एनालिस्ट के पास भी आप आओगे तो भी आप कंफर्म्ड है कि मैं उसको आउट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अभी तो कर रहे हैं भगवान की दया से, बट ओवर द पीरियड इट विल इवन आउट। ये धीरे धीरे उसकी जो एवरेजिंग होगी ना, तो ये 14-15% को बीट करना कंटिन्यूअस बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट है। बट लोगों को फैंसी वही होता है कि यार ये ईटीएफ तो यार क्या नो ब्रेनर है, सिंपल सा चीज है। लोगों को सिंप्लिसिटी में मजा नहीं आता है, लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी में मजा आता है। अगर मैं यहाँ पे घुमा फिरा के बड़े बड़े टर्म्स यूज करूं तो ज्यादा मजा आएगा, बट हमने उस परसेप्शन को चेंज किया। हमें बहुत देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लोगों को मार्केट समझाना है, और उसमें हम काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही कहूंगा कि एसआईपी का जब फुलफिल हो जाए कोटा, फिर आप आइए प्राइमरी पार्टिसिपेशन ऑफ मार्केट्स, जिसमें आप आईपीओ, ओएफएस, बायबैक, कॉर्पोरेट एक्शंस, जो स्पेशल सिचुएशन होती है, डीमर्जर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, फिर आपके कॉर्पोरेट बायबैक आ रही है, जैसे कि टीसीएस का बायबैक है, तो आपके घर में जितने भी फैमिली अकाउंट्स, और एचयूएफ्स, मैं बोलता हूं एचयूएफ्स को ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सक्रिय करना चाहिए। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं, बहुत सारे लोगों की एचयूएफ के पैन क्रिएट कराता हूं संदीप जी, इसीलिए कि दे कैन इन्वेस्ट थ्रू एचयूएफ मोड। एचयूएफ्स, या तो उसमें टैक्स एफिशिएंट भी हो जाती है चीज, और मुझे लगता है कि ये होने के बाद फिर भी हमारे पास खूब पैसे हैं तो आप पीएमएस में जाइए। 50 लाख का वहां पे लिमिट होता है, मिनिमम डालना पड़ता है। पीएमएस दीजिए, अच्छे बुटीक फंड मैनेजर्स है, वहां पे जाके पैसे दीजिए। फिर भी आपके पास और पैसा है तो आप 1 करोड़ का मिनिमम लिमिट होता है, एआईएफ्स में पैसा डालिए। तो इस तरीके से फेज मैनर में आप एक एक करके ऑप्शंस को वो कर सकते हैं। फिर मैं बोलूंगा कि एज भी देखते हैं हम, तो हम लोग बोलते हैं फिर भी आप आरईआईटी, जैसे मैंने मेरी मम्मी का आरईआईटी में पैसा लगवा रखा है, मैंने मेरे पापा का इनबिट में पैसा लगवा रखा है, तो ऐसे करके फिर आप उसमें भी कई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप्स में लगा ले, तो बहुत सारी चीजें होती है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्राइमरी पार्टिसिपेशन, एसआईपीज, इंश्योरेंसेस, ये सारी चीजें पहले हो, फिर भी पैसा बच जाए, एक्सपर्ट्स को दे दीजिए, खुद बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। बिलीव मी, इट इज नॉट वर्थ ट्राइंग। आप अपने धंधे पे फोकस कीजिए, अपने प्रोफेशन पे फोकस कीजिए, अपना समय प्रोएक्टिवली बिताइए, फैमिली के साथ बिताइए, बुक्स पढ़ के बिताइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, फिर मजा आने वाला जिंदगी में, और दूसरा आदमी आपके लिए पैसा कमा के दे। क्या बात संदीप जी, मैं हार्डली आई फाइंड सच काइंड ऑफ प्रोफेशनल who gives such a $1 million advice which you have given to the viewers, कि अगर कोई, आजकल रोज ऐसा चलता है कि लोग शाम को कोई मोबाइल पे यूट्यूब चैनल खोल के बैठते हैं, कल सवेरे ये शेयर खरीदने हैं, ये बेचने हैं, ये खरीदने हैं, इसका ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है।
आई रियली सरप्राइज कि कैसे लोगों को एक तरह से प्रोवोक किया जाता है, शेयर मार्केट की ओर धकेला जाता है। और ऐसे में मुझे एक कंसल्टेंट मिला जिसने जनता जनार्दन के लिए ये बात करी कि साहब आप शेयर मार्केट को तो लास्ट प्रायोरिटी रखिए, आप पहली प्रायोरिटी अपने आप को इंश्योर करिए, दूसरी प्रायोरिटी फिर आप सिप में जाइए, म्यूचुअल फंड में जाइए, और उसके बाद भी आप निफ्टी ईटीएफ जैसे ऑप्शन पर सेलेक्ट करिए और अपनी लाइफ को पीसफुली जीने की कोशिश करिए, रादर देन सीधे शेयर मार्केट सवेरे 9:30 उतरना, 3:30 बजे तक आदमी निश्चित रूप से पजल रहता है, कोई कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी संदीप जी। और जैन साहब के शेयर हमें मिलते रहे पर मैं रियली आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संदीप। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और कैसे व्यूअर्स का बेनिफिट हो सके, दिस वाज माय इंटेंशन कि शेयर मार्केट की प्रेजेंट स्टेट को वो समझे, उन्हें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो समझे, इंडियन इकोनॉमी किधर स्टैंड करती है, कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है संदीप जी आज की ये मीटिंग सफिशिएंट नहीं होगी, मुझे फिर आपको बार बार लेकर के आते रहना है। तो अगर आप कुछ और कहना चाहे, जोड़ना चाहे मेरी बिल्कुल करेंगे अनूप जी, बहुत मजा आया आपके साथ। बहुत मजा आया आपके साथ, रियली लविंग इट। एंड पोस्ट बजट फिर से हम एक बार मिलेंगे, जरूर से हम डिस्कस करेंगे बजट की निटी-ग्रिटीज को, फाइनल पॉइंट्स को, कैसे उनको इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाएं, ये पूरी कोशिश रहेगी। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे संदीप जैन जी, और मुझे लगता है जब आपने इनको सुना तो आपको भी पता चला कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज एंड हाउ ही इज कंट्रीब्यूटिंग एज अ वैल्यू टू हिज इन्वेस्टर्स। सो आई विश कि संदीप जी इसी प्रकार तरक्की करते रहें, उनकी एडवाइजरी हमें मिलती रहे, और आगे भी समय आने पर मैं आपके साथ उन्हें रूबरू कराता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको संदीप जी से और संपर्क करना हो तो आप ट्रेड शिफ्ट नाम से उनका चैनल है, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, और जैसे जी बिजनेस में उन्होंने कहा वो आते रहते हैं, आप उन्हें वहां भी रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के सेशन को दोस्तों एंजॉय किया होगा, और इसी प्रकार से मैं अनूप भाटिया टॉक शो के थ्रू आपके सामने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ये है